1947 से लेकर 2026 तक भारत के सभी शिक्षा मंत्री, और हम ये भी जानेंगे कि यह शिक्षा मंत्री आखिर खुद कहाँ तक पढ़े लिखे थे। तो नंबर 30 पर आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। दोस्तों, अब तक हमारे भारत में कुल 30 व्यक्ति शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अंग्रेजों ने देश की शिक्षा का जो बंटाधार किया था उसे सुधारना इनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। अगर इनकी खुद की पढ़ाई की बात करें तो इनके पास आज के ज़माने की कोई फॉर्मल कॉलेज डिग्री नहीं थी। इन्होंने घर पर ही अरबी, फारसी, उर्दू, दर्शन शास्त्र और इतिहास की ऐसी तगड़ी पढ़ाई की कि बड़े बड़े डिग्रीधारी इनके सामने पानी मांगते थे। बिना किसी नौटंकी के इन्होंने देश में IIT और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं की नींव रख दी। तब देश के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, फिर भी इन्होंने शिक्षा का ऐसा ताना बाना बुना कि आज दुनिया हमारे इंजीनियरों का लोहा मानती है। बिना किसी सोशल मीडिया या PR टीम के इन्होंने चुपचाप देश का भविष्य बदल दिया। नंबर 29 पर आते हैं डॉक्टर KL श्रीमाली जी। आज़ाद जी के बाद इस जलती हुई कुर्सी पर बैठना कोई बच्चों का खेल नहीं था। श्रीमाली जी खुद पढ़ाई के मामले में उस्ताद थे। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MA किया और फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बाकायदा PhD की डिग्री हासिल की। इतनी तगड़ी डिग्री वाले श्रीमाली जी ने आते ही भांप लिया कि असली भारत तो गांवों में बसता है, इसलिए उन्होंने ग्रामीण उच्च शिक्षा पर अपना पूरा जोर लगा दिया। इनका साफ मानना था कि अगर गांवों में चिराग तले अंधेरा रहेगा तो शहरों की रोशनी किस काम की। हालांकि सरकारी फाइलों की कछुआ चाल के सामने इनकी कई योजनाएं दम तोड़ती रहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और शिक्षा को जमीन पर उतारने की पूरी कोशिश। नंबर 28 पर आते हैं हुमायूं कबीर जी। इनका नाम मुगल बादशाह जैसा भारी भरकम जरूर था, लेकिन इनका कार्यकाल किसी मेहमान की तरह आया और गया। पढ़ाई लिखाई के मामले में ये भी एक नंबर थे। इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से MA किया और फिर इंग्लैंड की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास डिग्री लेकर लौटे थे। राजनीति की म्यूजिकल चेयर में इन्हें सिर्फ कुछ महीनों के लिए यह कुर्सी नसीब हुई थी। इतने कम समय में तो इंसान दफ्तर के सारे कमरों के रास्ते भी ठीक से नहीं जान पाता। कबीर जी ने बस फाइलों की धूल झाड़ी, कुछ मीटिंग्स में चाय समोसे खाए और इससे पहले कि वो कोई बड़ा तीर मार पाते सत्ता का पासा पलट गया। नंबर 27 पर आते हैं MC छागला जी। पेशे से जज रहे छागला जी जब शिक्षा मंत्रालय की कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने नेताओं वाली चिकनी चुपड़ी बातें करने के बजाय अदालत वाला डंडा चलाया। उनकी खुद की पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से BA किया और लंदन के इनर टेम्पल से वकालत की बैरिस्टर डिग्री ली थी। अनुशासन के पक्के छागला जी के सामने आलसी अफसर भी भीगी बिल्ली बन जाते थे। इन्होंने केंद्रीय विद्यालयों यानी KB स्कूलों की शुरुआत की ताकि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का कबाड़ा ना हो। आगे एक ऐसा नाम आने वाला है जिसने शिक्षा मंत्री की कुर्सी से सीधे छलांग लगाई और देश के राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। देखते रहिए। नंबर 26 पर आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद जी। जी हाँ, वही नेता जो आगे चलकर देश के 5वें राष्ट्रपति बने और जिनके दस्तखत से देश में आपातकाल लगा था। पढ़ाई के मामले में ये भी बड़े रईस निकले। इन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सेंट कैथरीन कॉलेज से इतिहास की पढ़ाई की और लंदन से बैरिस्टर बनकर लौटे। लेकिन जब शिक्षा मंत्री बनी तब इनका पाला देश की नई नवेली यूनिवर्सिटी से पड़ा। इन्होंने शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता का तड़का लगाने की पूरी कोशिश की। हालांकि राजनीति के अखाड़े में इनके फैसले कई बार खुद ही लपेटे में आ गए। काम से ज़्यादा एक कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी जोड़ तोड़ में बिजी रहते थे, इसलिए शिक्षा के मामले में इनका हाथ थोड़ा तंग ही रहा। नंबर 25 पर आते हैं डॉक्टर त्रिगुणा सेन जी। यह कोई आम नेता नहीं थे, बल्कि सीधे वाइस चांसलर की कुर्सी से उठकर मंत्री बने थे। उनकी पढ़ाई का स्तर अलग ही लेवल पर था। इन्होंने बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की और फिर जर्मनी की म्यूनिक यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग यानी PhD की डिग्री ली। आते ही इन्होंने अंग्रेजी के दीवानों को तगड़ा झटका दिया और भारतीय भाषाओं में पढ़ाई कराने की जोरदार वकालत की। इनका कहना था कि अपनी मातृभाषा में पढ़ोगे तभी अकल ठिकाने आएगी। लेकिन हमारे देश की लकीर के फकीर नौकरशाह को अंग्रेजी से इतना मोह था कि उन्होंने सेन जी के सारे क्रांतिकारी आइडियाज को 9-2-11 कर दिया। नंबर 24 पर आते हैं डॉक्टर BKRV राव जी। यह एक जाने माने और दिग्गज अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गॉनविले एंड कैयस कॉलेज से इकोनॉमिक्स में PhD की डिग्री ली थी। इन्होंने शिक्षा को सिर्फ ज्ञान की चीज नहीं बल्कि पैसों के तराजू में तौलकर देखा।
इन्होंने साफ कह दिया था कि अगर देश की जनता अनपढ़ रही तो वो देश की तरक्की पर सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी। राव जी ने उस दौर में वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की बात शुरू की थी, जब लोग सिर्फ बीए और एमए की डिग्री लेकर क्लर्क बनने का सपना देखते थे। इनका विजन कमाल का था, लेकिन राजनीति के दलदल में इनके आर्थिक समीकरण कई बार फेल हो गए। नंबर 23 पर आते हैं सिद्धार्थ शंकर राय जी। पश्चिम बंगाल की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राय जी भी कुछ समय के लिए इस मंत्रालय के सर्वेसर्वा बने। इनकी पढ़ाई भी वकालत के इर्द गिर्द घूमती थी। इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली और लंदन के इनर टेम्पल से बैरिस्टर बनी। इनके समय में मंत्रालय में फाइलों की रफ्तार थोड़ी तेज तो हुई, लेकिन इनका दिल हमेशा दिल्ली से ज़्यादा कोलकाता में ही धड़कता था। जब भी शिक्षा में कोई बड़ा रिफॉर्म करने का वक्त आता, राय जी कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी संकटों को सुलझाने में जुट जाते थे। एक अनाज 100 बीमार वाली हालत थी। मंत्रालय लावारिस पड़ा रहता था और राय जी राजनीति की गोटियां सेट करने में व्यस्त रहते थे। नंबर 22 पर आते हैं प्रोफेसर एस नूरुल हसन जी। इतिहासकार से नेता बने हसन जी का कार्यकाल काफ़ी लंबा और बेहद प्रभावशाली रहा। पढ़ाई के मामले में ये सीधे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इतिहास में DPhil यानी PhD करके आए थे। इन्होंने देश के इतिहास की किताबों को अपने हिसाब से नए सिरे से लिखवाया। आज आप जो NCERT की किताबें पढ़ते हैं, उनका पूरा ढांचा इन्हीं के दिमाग के ऊपर था। वामपंथी झुकाव रखने वाले हसन जी ने शिक्षा व्यवस्था पर ऐसी छाप छोड़ी कि आज तक दक्षिणपंथी और वामपंथी नेता आपस में सिर्फ फुटबॉल कहते रहते हैं। आगे कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जब खुद देश का प्रधानमंत्री ही बच्चों का सिलेबस तय करने बैठ गया। बने रहिए। नंबर 21 पर आते हैं प्रोफेसर प्रताप चंद्र चंदा जी। आपातकाल के काले बादलों के छटने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो चंदा जी को यह कांटों भरा ताज मिला। यह खुद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में PhD और लॉ की डिग्री ले चुके थे। इन्होंने आते ही कांग्रेस के दौर की नीतियों को उलट पुलट करना शुरू कर दिया। इनका पूरा फोकस एडल्ट एजुकेशन और गांवों में साक्षरता अभियान चलाने पर था। चंदा जी ने गांवों तक ब्लैक बोर्ड पहुँचाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। हालांकि जनता पार्टी की अंदरूनी खींचतान की वजह से इनकी सरकार खुद ही घास के पत्तों की तरह ढह गई और इनका काम बीच में ही लटक गया। नंबर 20 पर आते हैं डॉक्टर कर्ण सिंह जी। कश्मीर राजघराने के युवराज और ज्ञान के समंदर कर्ण सिंह जी बेहद कम समय के लिए इस पद पर रहे। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में PhD की डिग्री ली थी। चौधरी चरण सिंह जी की सरकार इतनी जल्दी गिरी कि कर्ण सिंह जी को मंत्रालय का ठीक से मुआयना करने का मौका भी नहीं मिला। यह आए, इन्होंने अपनी भारी भरकम विद्वता का जलवा दिखाया और इससे पहले कि कोई नई पॉलिसी बनती, सरकार की लुटिया डूब गई। राजा महाराजाओं वाले ठाट से सीधे मंत्रालय में आए कर्ण सिंह जी का कार्यकाल ऊंट के मुंह में जीरा जैसा साबित हुआ। नंबर 19 पर आते हैं D शंकरानंद जी। इंदिरा गांधी जी जब दोबारा सत्ता में वापसी हुई तो शंकरानंद जी को इस कुर्सी का इनाम मिला। इन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से MLB की डिग्री ली थी। यह सिर्फ 9 महीने के लिए इस मंत्रालय के मालिक रहे। इनका पूरा ध्यान शिक्षा में कोई नया तीर मारने के बजाय सिर्फ इंदिरा गांधी जी की गुड बुक्स में बने रहने का था। इन्होंने पुरानी नीतियों को ही खींचना जारी रखा और मंत्रालय की गाड़ी को बस जैसे तैसे घसीटते रहे। कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस वकालत की डिग्री धरी रह गई और कुर्सी बचाने का खेल चलता रहा। नंबर 18 पर आते हैं SB चव्हाण जी। महाराष्ट्र की राजनीति के ये दिग्गज जब शिक्षा मंत्री बने तो इन्होंने कड़े प्रशासनिक सुधार किए। चव्हाण जी ने मद्रास यूनिवर्सिटी से BA और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की थी। चव्हाण जी का स्वभाव ऐसा था कि उनके नाम से ही मंत्रालय के बाबू कांपने लगते थे। इन्होंने स्कूल के बजट को थोड़ा दुरुस्त किया और सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत को सुधारने के लिए कड़े नियम बनाए। काम के मामले में वे किसी की सिफारिश नहीं सुनते थे, इसलिए अफसरों को उंगलियों पर नचाकर इन्होंने अपना काम निकलवाया। नंबर 17 पर आते हैं श्रीमती शीला कौल जी। यह देश की पहली महिला शिक्षा मंत्री थी। नेहरू गांधी परिवार से करीबी होने की वजह से इन्हें यह भारी भार का मंत्रालय सौंपा गया था। इन्होंने लाहौर के आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और वहीं से टीचिंग की डिग्री यानी BT भी ली थी। इनके समय में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और शारीरिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया। इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई लोक लुभावनी योजनाएं शुरू की। हालांकि आलोचकों का कहना था कि इनके दौर में फैसले मंत्रालय से कम और प्रधानमंत्री आवास से ज़्यादा तय होते थे। नंबर 16 पर आते हैं KC पंत जी। राजीव गांधी जी की सरकार के शुरुआती दिनों में पंत जी ने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला।
पंत जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में MSc यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। वह एक साइंस बैकग्राउंड के सुलझे हुए नेता थे, लेकिन इनके कार्यकाल के तुरंत बाद एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आया जिसने पूरे मंत्रालय का नाम और निशान ही बदल दिया। पंत जी ने बस उस बड़े बदलाव की जमीन तैयार की और चुपचाप अपनी अगली भूमिका के लिए आगे बढ़ गए। अब आने वाला है असली राजनीतिक भूकंप, जब अचानक जादू की छड़ी घूमी और देश से शिक्षा मंत्री का पद ही गायब कर दिया गया। देखते रहिए। नंबर 15 पर आते हैं PV नरसिम्हा राव जी। साल 1985 में राजीव गांधी जी ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD मिनिस्ट्री कर दिया। राव जी इसके पहले मंत्री बने। नागपुर यूनिवर्सिटी से LLM यानी मास्टर ऑफ लॉ करने वाले राव जी 17 भाषा जानते थे। इन्होंने देश को पहली आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 दी और देश को नवोदय विद्यालय का तोहफा दिया। इतने बड़े लिखे राव जी ने छात्रों पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला थोप दिया, जिससे बच्चे पसीने पसीने हो गए। इन्होंने दिखा दिया कि चाणक्य नीति से शिक्षा व्यवस्था को कैसे चलाया जाता है। नंबर 14 पर आते हैं P शिवशंकर जी। राव जी के बाद शिवशंकर जी इस कुर्सी पर विराजमान हुए। इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BA और LLB की पढ़ाई की थी और यह हाई कोर्ट के जज भी रह चुके थे। इनका कार्यकाल एकदम शांतिपूर्ण और बिना किसी हलचल के बीता। जज साहब ने कोई नया एक्सपेरिमेंट करने की जहमत नहीं उठाई। जो नीतियाँ पहले से बनी हुई थी उन्हीं पर मुहर लगाते रहे। लकीर के फकीर बनकर इन्होंने अपना समय काटा और बिना किसी विवाद के मंत्रालय से विदा ले ली। नंबर 13 पर आते हैं BP सिंह जी। प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने इस मंत्रालय का एक्स्ट्रा चार्ज अपने पास रखा था। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA और पुणे यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में BSc की डिग्री ली थी। यानी ये विज्ञान के छात्र थे, लेकिन मंडल कमीशन की आग सुलगाने वाले BP सिंह जी ने शिक्षा में आरक्षण के नियमों को लेकर ऐसे बड़े बदलाव किए कि पूरे देश की राजनीति ही बदल गई। उनका फोकस किताबों से ज़्यादा इस बात पर था कि कुर्सियों पर कौन बैठेगा। इन्होंने एक तीर से कई राजनीतिक शिकार किए। नंबर 12 पर आते हैं राजमंगल पांडे जी। चंद्रशेखर जी की बैसाखियों पार्टी की सरकार में पांडे जी HRD मंत्री बनी थी। पांडे जी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA और LLB की डिग्री ली थी। सरकार खुद रोज वेंटिलेटर पर रहती थी, इसलिए पांडे जी भी कोई बड़ा फैसला लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इनका कार्यकाल किसी टिमटिमाते दिए की तरह था, जो कब बुझ जाए किसी को पता नहीं था। कोई नई नीति बनती उससे पहले ही सरकार औंधे मुँह गिर गई और वकालत की डिग्री धरी की धरी रह गई। नंबर 11 पर आते हैं अर्जुन सिंह जी। भारतीय राजनीति के सबसे माहिर और चतुर खिलाड़ियों में से एक। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA और नागपुर के लॉ कॉलेज से LLB किया था। इन्होंने इस मंत्रालय को 2 अलग अलग दशकों में संभाला। पहली बार 1991 से 1994 के बीच जब PV नरसिम्हा राव सरकार में थे, तब इन्होंने उच्च शिक्षा में कई बड़े फेरबदल किए। अर्जुन सिंह जी के फैसले हमेशा ठंडे दिमाग से लिए गए बड़े सियासीदान होते थे। इससे विपक्ष चारों खाने चित्र हो जाता था। आगे एक ऐसी महान हस्ती की एंट्री होने वाली है जो सिर्फ 13 दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना। आगे देखिए। नंबर 10 पर आते हैं माधवराव सिंधिया जी। ग्वालियर के महाराज जब इस मंत्रालय के कप्तान बने तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को चमकाने पर पूरा ध्यान दिया। इन्होंने इंग्लैंड की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यू कॉलेज से MA की पढ़ाई पूरी की थी। सिंधिया जी की एनर्जी और उनका विजन कमाल का था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम इन्हीं के समय शुरू हुआ था। उन्होंने सरकारी दफ्तरों के ढर्रे को बदलने की पूरी कोशिश की ताकि गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके और राजघराने की पढ़ाई काम आ सके। नंबर 9 पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। साल 1996 में जब इनकी सिर्फ 13 दिन की सरकार बनी, तब प्रधानमंत्री पद के साथ साथ HRD मंत्रालय भी अटल जी ने अपने पास ही रखा था। अटल जी ने कानपुर के DAV कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में MA किया था। इतने कम समय में तो वो सिर्फ मंत्रालय के अफसरों से राम राम ही कर पाए, कोई नीति लागू करने का समय ही नहीं था। बस आए, अपनी राजनीतिक और शैक्षिक योग्यता का जलवा दिखाया और संसद में ऐतिहासिक भाषण देकर चले गए।
नंबर 8 पर आते हैं SR बोम्मई जी। देवगौड़ा और गुजराल सरकार के गठबंधन के दौर में बोम्मई जी को यह जिम्मेदारी मिली। इन्होंने भी वकालत यानी LLB की डिग्री ले रखी थी। चारों तरफ मचे राजनीतिक घमासान के बीच भी इन्होंने मिड डे मील योजना को मजबूत करने पर पूरा ध्यान दिया। इनका मानना था कि खाली पेट भोजन नहीं होता तो पढ़ाई कैसे होगी। इन्होंने बच्चों को स्कूल तक खींचने के लिए पूरा जोर लगा दिया और वकालत के सारे दांव पेच बच्चों की थाली भरने में लगा दिए। नंबर 7 पर आते हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। वाजपेयी सरकार के पूरे 6 सालों तक जोशी जी इस कुर्सी पर अंगद के पैर की तरह जमे रहे। जोशी जी खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में PhD कर चुके थे और प्रोफेसर रह चुके थे। विपक्ष ने इन पर शिक्षा का भगवाकरण करने के खूब आरोप लगाए, लेकिन जोशी जी अपनी धुन के पक्के रहे। सर्व शिक्षा अभियान जैसी ऐतिहासिक योजना इन्हीं प्रोफेसर साहब के दिमाग की उपज थी। पेंसिल पर बैठे 2 बच्चों वाले उस लोगों को इन्होंने देश के कोने कोने में पहुंचा दिया। नंबर 6 पर आते हैं कपिल सिब्बल जी। UPA सरकार के सबसे हाईटेक और तेज तर्रार मंत्रियों में से एक है। सिब्बल जी की पढ़ाई का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA किया और फिर दुनिया की टॉप हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM यानी लॉ में मास्टर्स किया। सिब्बल जी ने आते ही शिक्षा व्यवस्था में बदलावों को ऐसा तूफान लाया कि छात्र चक्कर खा गए। 10वीं का बोर्ड एग्जाम ऑप्शनल करना और CEE ग्रेडिंग सिस्टम लाना इन्हीं का आइडिया था। इन्होंने राइट टू एजुकेशन कानून पास कराकर हर बच्चे के लिए पढ़ाई का रास्ता साफ कर दिया। नंबर 5 पर आते हैं MM पल्लम राजू जी। UPA 2 सरकार के बिल्कुल आखिरी दिनों में राजू जी को यह कांटों भरा ताज मिला था। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी थी और अमेरिका की टेम्पल यूनिवर्सिटी से MBA भी किया था। इतने हाईटेक डिग्री वाले राजू जी का कार्यकाल एकदम ठंडा रहा। 2014 के चुनावी तूफान की आहट के बीच राजू जी ने कोई नया रिफॉर्म करने के बजाय सिब्बल जी की बची कुची फाइलों को ही आगे बढ़ाया और चुपचाप विदा हो गए। अब आ रहा है वो दौर जिसे देखकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई थी। बने रहिए। नंबर 4 पर आती हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। साल 2014 में मोदी सरकार बनते ही स्मृति जी को यह हाई प्रोफाइल मंत्रालय मिला। इनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर पूरे देश में ऐसा घमासान मचा कि सोशल मीडिया हिल गया। इन्होंने हलफनामे में अपनी पढ़ाई 12वीं पास और BCom इनकम्प्लीट बताई थी, जिस पर विपक्ष ने खूब आसमान सिर पर उठाया। इनके येल यूनिवर्सिटी के एक छोटे सर्टिफिकेट प्रोग्राम पर भी खूब तलवार खींची। JNU से लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक के बड़े बड़े विवाद इन्हीं के समय हुए और 2 साल में ही इनका पत्ता साफ कर दिया गया। नंबर 3 पर आते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। स्मृति जी के बाद जावड़ेकर जी को लाया गया ताकि मंत्रालय में लगी आग को बुझाया जा सके। जावड़ेकर जी ने पुणे यूनिवर्सिटी से BCom यानी कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था। स्वभाव से भी शांत जावड़ेकर जी ने विवादों से पूरी तरह तौबा कर ली। उन्होंने चुपचाप नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का काम बैकग्राउंड में चालू रखा। बिना किसी हो हल्ले के इन्होंने कॉमर्स वाले दिमाग से मंत्रालय के बजट और व्यवस्था को पटरी पर बनाए रखा। नंबर 2 पर आते हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। साल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में निशंक जी की एंट्री हुई। इन्होंने MA की पढ़ाई की थी और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मानद डॉक्टरेट यानी मानद PhD भी मिली हुई थी। इन्हीं के समय साल 2020 में 34 साल पुराना ढर्रा बदला गया और देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली। इन्होंने एक और बड़ा काम किया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया और इतिहास का एक पूरा चक्कर खत्म किया। अब नंबर 1 पर आते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। साल 2021 से लेकर साल 2026 तक वर्तमान में देश के शिक्षा मंत्री। इनकी खुद की पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने उत्कल यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान में MA की डिग्री ली है। इनके कंधों पर नई शिक्षा नीति को पूरे देश के हर राज्य, हर स्कूल और हर कॉलेज में लागू करने का सबसे बड़ा और भारी जिम्मा है। डिजिटल एजुकेशन और स्किल इंडिया को गांव-गांव तक पहुंचाना इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हालांकि पेपर लीक जैसी बड़ी चुनौतियां और विपक्ष के तीखे हमलों के बीच प्रधान जी मानव विज्ञान की अपनी डिग्री के साथ से जलती हुई कुर्सी पर लगातार डटे हुए हैं और 2026 तक देश की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने में लगे हुए हैं।